हेलो गाइस, दिस इज हरी, योर गाइड फॉर इकोनॉमिक्स। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं क्लास 12 एचएससी बोर्ड का इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिमांड एनालिसिस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले सप्लाई एनालिसिस, जो कि डिमांड का नेक्स्ट पार्ट है गाइस। ठीक है, डिमांड का मतलब अगला पार्ट। ठीक है, तो चलो गाइस, हम वीडियो को अंदर बढ़ते हैं। इस चैप्टर का रिवीजन हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। जो भी इंट्रोडक्शन में दिया गया है वो हम पढ़ लेते हैं। सप्लाई, द स्टडी ऑफ सप्लाई, द स्टडी ऑफ सप्लाई इज इम्पोर्टेंट एज स्टडी ऑफ डिमांड। ये लाइन का मतलब है, जितना हम इम्पोर्टेंस डिमांड पढ़ने को लगाते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस हमें सप्लाई को भी स्टडी करने के लिए लगाना चाहिए। इसका मतलब ये है इन शॉर्ट में, जितने इम्पोर्टेंस हम डिमांड को स्टडी करने के लिए देते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस हमें सप्लाई को भी स्टडी करने के लिए देना चाहिए। ठीक है, सप्लाई पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डिमांड को पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, सप्लाई इज फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब है बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट। सप्लाई है ना गाइस, एक फंडामेंटल इकोनॉमिक कंसेप्ट है। फंडामेंटल का मतलब क्या, बेसिक। सप्लाई है ना गाइस, इकोनॉमिक का बेसिक कंसेप्ट है गाइस। ठीक है, जो भी इकोनॉमी के अंदर चलता है वो सप्लाई के वजह से भी डिफर, मतलब सप्लाई के वजह से भी डिफर हो सकता है। ठीक है, जो डिमांड है और जो सप्लाई है, वो दोनों फंडामेंटल इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल कंसेप्ट है गाइस। ठीक है, डिमांड और सप्लाई के बिना इकोनॉमिक्स मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है ना गाइस, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट पे बताया गया है सप्लाई का मीनिंग क्या है। सप्लाई का मीनिंग क्या है, तो हम पढ़ते हैं अभी। सप्लाई रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज दैट इज अवेलेबल टू सेलर एट स्पेसिफाइड प्राइस। सप्लाई मतलब टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। अमाउंट मतलब क्वांटिटी है guys, ठीक है। क्वांटिटी हो गया, यूनिट्स हो गया, लिटल्स हो गया, केजीस हो गया। ठीक है, अमाउंट मतलब एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। अमाउंट वो केजी भी हो सकता है, यूनिट्स भी हो सकता है, और लिटल्स भी हो सकता है। सप्लाई मतलब एक टोटल अमाउंट है ऑफ जो स्पेसिफिक गुड्स अवेलेबल है सेलर के पास एक स्पेसिफाइड प्राइस में। मतलब इसका मतलब है, अब टोटल अमाउंट वर्ड को डिलीट कर देना guys, ठीक है। सप्लाई का मतलब ये है, जो गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है सेलर के पास एक स्पेसिफाइड प्राइस में, वो होता है सप्लाई। एक स्पेसिफिक गुड्स जो अवेलेबल है सेलर के पास, मतलब सेलर के पास में है एक स्पेसिफिक प्राइस में, उसे हम बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला था। तो हम जो अगले स्लाइड में है उसे हम सप्लाई को मतलब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ने वाले कंसेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, कंसेप्ट ऑफ स्टॉक, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है गाइस, ये एग्जाम में आता है गाइस डिफरेंस के फॉर्म में। आप डिफरेंस कर ये भी पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम आउटपुट का मीनिंग पढ़ते हैं। आउटपुट मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। एक पीरियड में, एक पीरियड कौन सा भी हो सकता है, 5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 वीक के अंदर, 1 दिन के अंदर। ठीक है, टोटल आउटपुट मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जो भी कमोडिटी का टोटल क्वांटिटी है, जो भी कमोडिटी मैंने प्रोड्यूस किया उसका टोटल। ठीक है, जितना भी क्वांटिटी मैंने प्रोड्यूस किया उस सभी का टोटल। फॉर एग्जांपल मैंने 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, मतलब टोटल आउटपुट हो गया 100। टोटल आउटपुट हो गया मतलब 100 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट is stock. Stock is a quantity of commodity available for sale at a time. क्वांटिटी मतलब जो आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट टोटल आउटपुट के अंदर हमने क्या बोला था, जितना भी यूनिट्स हमने बनाया उसे हम बोलते टोटल आउटपुट। स्टॉक मतलब उसी टोटल आउटपुट में से जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है सेल के लिए। ठीक है, जो भी क्वांटिटी टोटल आउटपुट में से जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है सेल के लिए एक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, उसे बोलते हैं हम स्टॉक। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 100 यूनिट्स बनाया, उसके अंदर 50 यूनिट्स ऐसे है
जो पूरे बने नहीं है, पर 50 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि रेडी है सेल करने के लिए, ठीक है, वो सेल करने के लायक है। जो वो 50 यूनिट है गाइस, वही हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट है सप्लाई। सप्लाई ना गाइस सीरियल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सप्लाई इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्चुअली ऑफर्ड फॉर सेल। ठीक है, जो कमोडिटी सप्लाई मतलब स्टॉक का ही पार्ट है। सप्लाई मतलब सप्लाई है ना कि स्टॉक का वो क्वांटिटी जो कि एक्चुअल में बेचने के लिए हम ऑफर कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में हम बेचने के लिए बेच रहे हैं, ठीक है। अभी तक सेल नहीं हुआ पर हम बेचने के लिए रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमने 50 यूनिट स्टॉक है। उस 50 यूनिट में से मैं अभी 40 यूनिट बेच रहा हूँ, उसे ही बोलते हैं सप्लाई। ये हो गया गाइस मीनिंग। फिर से एक बार बताता हूँ, टोटल आउटपुट मतलब जो भी मैंने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, जो भी क्वांटिटी मैंने बनाया है, उसे बोलते हैं टोटल आउटपुट। और स्टॉक मतलब टोटल आउटपुट का वो क्वांटिटी जो कि अवेलेबल है सेल के लिए तैयार है। और सप्लाई मतलब स्टॉक का वो क्वांटिटी जो एक्चुअल में सेल किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो भी ये कंसेप्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड है, जो टोटल आउटपुट है वो डिपेंडेंट है प्रोडक्शन कैपेसिटी और टाइम पे, ठीक है। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब हम एक टाइम पे कितना यूनिट्स बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मशीन 100% कैपेसिटी में है, मतलब वो जो भी मतलब वो जो वो मशीन है वो उसका पूरा यूज़ हो रहा है। और टाइम, नेक्स्ट है गैस टाइम। अगर ज़्यादा टाइम मिलेगा तो हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर कम टाइम मिलेगा तो हम कम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक डिपेंड्स ऑन टोटल प्रोडक्शन एंड स्टोरेज। जो स्टॉक है वो डिपेंडेंट है टोटल प्रोडक्शन में, ठीक है। अगर हमने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस किया तो ज़्यादा स्टॉक हमें मिल सकता है। अगर हमने कम यूनिट्स प्रोड्यूस किया तो हमें कम स्टॉक मिल सकता है। और नेक्स्ट है स्टोरेज। कैसे हमने इतना ज़्यादा यूनिट्स बना के रखे, ठीक है, बनाया और वो सेल करने के भी लायक है, अगर हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो हम वो स्टॉक ना ख़राब हो जाएंगे और वो सेल के लिए तैयार नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमने दूध का मतलब फॉर एग्जांपल हमने एप्पल का 50 एप्पल बना के रखा है, ठीक है। एप्पल केजीस में होता है पर फिर भी हम ऐसा यूनिट्स में देखते हैं। 50 एप्पल हमने रखा, ठीक है। वो 50 एप्पल में से 30 एप्पल मतलब 30 एप्पल है ना गाइस, वो स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं है। तो उसका वजह से क्या हुआ, वो जो एप्पल्स है ना गाइस वो ख़राब हो गए। इसका वजह से स्टॉक भी कम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट है सप्लाई। सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड्स है, मार्केट इंटेंशन से सॉरी सेल्स इंटेंशन। ये जो मैंने पहले बोला था, सप्लाई डिपेंडेंट है पूरा सेलर के पास। अगर सेलर चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी भी ऑफर कर सकता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी सेल के लिए ऑफर कर सकता है। अगर सेलर चाहे तो कम क्वांटिटी भी सेल के लिए ऑफर कर सकता है। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, हाँ गैस, गैस मैं एक बात बताता हूँ। जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उस प्रोडक्ट का सप्लाई ज़्यादा होता है। जो प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है उस प्रोडक्ट का सप्लाई भी कम होता है। क्यों क्यों ऐसा होता है, वो हम एक कंसेप्ट है इसी चैप्टर के अंडर, लॉ ऑफ सप्लाई, उसी में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है टाइम एस्पेक्ट। जो टाइम एस्पेक्ट है टोटल प्रोडक्शन के अंडर रिलेटेड है, रिलेटेड टू पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। जो टाइम एक्सपेक्ट है वो टोटल आउटपुट के अंदर रिलेटेड है पीरियड ऑफ प्रोडक्शन में। स्टॉक के अंदर रिलेटेड है अवेलेबिलिटी के अंदर, ठीक है। टाइम एक्सपेक्ट स्टॉक के अंदर है अवेलेबिलिटी के अंदर, कितना कोई क्वांटिटी सेल करने के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट है सप्लाई के लिए टाइम एक्सपेक्ट क्या है। सप्लाई के अंदर टाइम एक्सपेक्ट रिलेटेड टू प्राइस एंड विलिंगनेस टू सेल नाउ। विलिंगनेस मतलब इच्छा, विलिंगनेस टू सेल नाउ मतलब अभी सेल करने के लिए मुझे कितना इच्छा हो रही है। एक सेलर को अभी सेल करने के लिए कितना इच्छा हो रहा है। और फोर्थ पॉइंट है कैन बी इट सोल्ड टोटल आउटपुट। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि पूरा का पूरा जो मैंने 100 यूनिट्स बनाया था वो सेल हो पाए, ऐसा नहीं है। स्टॉक, स्टॉक पार्टली सोल्ड भी हो सकता है और फुल्ली सोल्ड भी हो सकता है। स्टॉक मतलब जो सेल करने के लिए तैयार है, हम चाहिए तो स्टॉक का थोड़ा सा हिस्सा भी सेल कर सकते हैं, जिसको हम पार्टली बोलते हैं। चाहिए तो हम पूरा का पूरा स्टॉक भी बेच सकते हैं।
सप्लाई सप्लाई विल डेफिनेटली मतलब वो पूरा का पूरा का पूरा सेल हो सकता है, वो सेल हो सकता है। विल डेफिनेटली बी ऑफर्ड फॉर सेल एट करंट प्राइस। ठीक है, ये था गाइस तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई। सप्लाई मतलब क्या है? सप्लाई एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब सप्लाई ना हम एक्सप्रेस किया जा सप्लाई ना हम बताते इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। सप्लाई ना हम बस सप्लाई को नहीं बताते, सप्लाई ना हम प्राइस के साथ में बताते, इस प्राइस में हम इतना क्वांटिटी सप्लाई करेंगे। और हम टाइम के साथ भी बताते, इस टाइम पे हम इतना क्वांटिटी सप्लाई करेंगे। और क्वांटिटी के साथ में सप्लाई बता मतलब सप्लाई तो क्वांटिटी के साथ ही बताया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई refers to quantity of commodity that seller is willing and able to offer for sale at given price during a given certain period of time। सप्लाई मतलब वो गुड्स का क्वांटिटी जो सेलर इच्छा से और वो उसके पास एबिलिटी भी है सेल करने के लिए, वो एक स्पेसिफिक दिया हुआ प्राइस में और एक सर्टेन पीरियड के अंदर। इसका मतलब ये है सेलर उसकी इच्छा से और सेलर के पास वो कैपेबिलिटीज वो एबिलिटीज सब है एक कमोडिटी को सेल करने के लिए एक दिया हुआ प्राइस में और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है। डेफिनेशन, ये था गई सप्लाई का डेफिनेशन। एक कमोडिटी का क्वांटिटी जो सेलर इच्छा से और सेलर के पास एबिलिटी भी है, सेलर के पास मतलब सेलर के पास एबिलिटी है, सेलर जो भी उस गुड्स को बेचना है वो सब सेलर के पास अवेलेबल है। और वो सेलर एक गिवन प्राइस में वो सेल कर रहा है, एक गिवन प्राइस में सेल कर रहा और एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर वो सेल कर रहा है। क्योंकि सप्लाई एक रिलेटेड कंसेप्ट है। ठीक है, ये प्राइस के साथ भी रिलेटेड है, ये प्राइस के साथ भी रिलेटेड है और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के साथ भी रिलेटेड है। या इसके बाद डेफिनेशन क्या बोलता है? सप्लाई रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन प्राइस, मार्केट प्राइस एंड अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। ठीक है, गैस प्रोड्यूसर्स मतलब इसके अंदर सेलर भी आ जाता है गैस। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलता है? सप्लाई मतलब एक रिलेशन है मार्केट प्राइस और अमाउंट ऑफ गुड्स मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई मतलब वो उसके पास इच्छा है सेल करने के लिए। ठीक है, ये टाइप है सप्लाई का मीनिंग और सप्लाई का डेफिनेशन। जो हमने डिमांड में पढ़ा था, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व, वही हम इधर भी पढ़ने वाले हैं गाइस। ठीक है, डिमांड इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व, सेम गाइस, सेम डिट्टो। ठीक है, जो सप्लाई शेड्यूल है उसके अंदर है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। और जो सप्लाई कर्व है उसके अंदर भी दो है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। सप्लाई शेड्यूल, जो सप्लाई शेड्यूल है वो टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है। टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन मतलब हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हम टेबल के फॉर्म में बताते हैं। क्या बताते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। हम सप्लाई शेड्यूल में क्या बताते हैं? हम सप्लाई शेड्यूल में ना हम टेबल के फॉर्म में बताते हैं। क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक कमोडिटी का हम रिलेशनशिप बताते हैं प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के और वो हम एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में बताते हैं। फॉर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब 1 साल 2 साल, जो मैंने पहले बताया। एक क्वांटिटी का हम एक कमोडिटी का हम उसका प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप देखने वाले हैं इस सप्लाई शेड्यूल में।
इसके अंदर भी दो चीज़ आता है गाइस, एक आता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, दूसरा आता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मतलब individual supply schedule refers to tabular representation showing various quantities of commodity that the producer is willing to sell at various price at a given period of time। इसका मतलब ये है एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब टेबल के फॉर्म में है जो बताता है अलग अलग क्वांटिटी, एक कमोडिटी का अलग अलग क्वांटिटी जो सेलर या तो प्रोड्यूसर विलिंग इच्छा से सेल करना चाहते अलग अलग प्राइस में, अलग अलग क्वांटिटी जो एक सेलर इच्छा से सेल करना चाहते अलग अलग प्राइस में। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस हुआ 100 रुपये, तो इस प्राइस में एक सेलर कितना सेलर के पास कितना इच्छा है कि वो इतना क्वांटिटी सप्लाई कर पाए। फॉर एग्जांपल प्राइस है 200 रुपये, तो सेलर के पास कितना इच्छा है कि वो इतना क्वांटिटी सप्लाई करे। ठीक है, ये था गाइस इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ये अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैंने बोला था ना, अलग अलग प्राइस में एक इंडिविजुअल सेलर बोला गाइस। ठीक है, एक इंडिविजुअल सेलर सप्लाई करना कितना क्वांटिटी सप्लाई करेगा, एक कितना एक सॉरी गाइस, वीडियो के अंदर लगा आया लगता है 2 मिनट। हाँ, अलग अलग प्राइस में कितना अलग अलग प्राइस में एक सेलर एक सेलर कितना सप्लाई करे, कितना क्वांटिटी सप्लाई करेगा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट का प्राइस है 10 रुपये, तो उस केस में सेलर 100 यूनिट सप्लाई कर रहा है, 100 यूनिट मतलब 100 kg सप्लाई कर रहा है। और अगर प्राइस हुआ 20 रुपये, तो सेलर 200 यूनिट सप्लाई कर रहा है। अगर प्राइस हुआ 30 रुपये, तो सेलर 300 kg सप्लाई कर रहा है। अगर प्राइस हुआ 40 रुपीज़ 40 रुपये, तो सेलर 400 यूनिट सप्लाई कर रहा है। अगर प्राइस हुआ 50 रुपये 50, तो सेलर 500 यूनिट सप्लाई कर रहा है। इससे हमें एक पता चलता है, जब प्राइस बढ़ता है तो सेलर ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करता है। ये क्या शो करता है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर एक फैक्टर बढ़ा तो दूसरा फैक्टर भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर एक फैक्टर कम हुआ तो दूसरा फैक्टर भी कम होएगा ही होएगा। इसके अंदर कौन सा फैक्टर है, पहला फैक्टर है प्राइस और दूसरा फैक्टर है सप्लाई। ठीक है, प्राइस और सप्लाई के ऊपर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसा प्राइस बढ़ते जाएगा उतना सेलर ज़्यादा सप्लाई करते जाएगा। जितना प्राइस कम होते जाएगा उतने ही सेलर कम क्वांटिटी सप्लाई करते जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है गाइस? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है ना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का। जो भी हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है उसका ही हम जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है वही नंबर्स को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो चलो गाइस, हम हमेशा की तरह एक सप्लाई कर्व बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अरे क्या हो गया, हाँ हाँ हो गया है। सबसे पहले जो तुम्हारा वाई एक्सेस है ग्राफ के अंदर, वाई एक्सेस मतलब प्राइस, और जो तुम्हारा एक्स एक्सेस है वो है क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड मतलब एक सेलर कितना क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी है। ठीक है, सबसे पहले जब प्राइस था 10 रुपये, तो एक सेलर 100 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। जब प्राइस हुआ 20 रुपये, तो एक सेलर 20 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। जब प्राइस हुआ 30 रुपये, तो एक सेलर 300 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। जब प्राइस हुआ 40 रुपये, तो एक सेलर 400 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। जब प्राइस हो गया 50 रुपये, तो एक सेलर 500 यूनिट सप्लाई कर रहा है। और ये तो हो गया ग्राफ। अभी हमें बनाना पड़ेगा क्या, सप्लाई करो। सप्लाई करो कैसे बनाया जाता है?
सप्लाई कर्व ऐसे बनाया जाता है, देखो जो मैंने डिमांड में सिखाया था वही है गाइस, ठीक है। जिस पॉइंट में वाई एक्सेस से ड्रॉ किया हुआ लाइन और एक्स एक्सेस से ड्रॉ किया हुआ लाइन मैं टच करते, वहाँ पे हमें एक एक पॉइंट बनाते जाने का, ठीक है। इस पॉइंट में एक्सेस एक्स एक्सेस से ड्रॉ किया हुआ लाइन और वाई एक्सेस से ड्रॉ किया हुआ लाइन टच होता है, तो हमने इधर एक पॉइंट बना लिया, इधर एक पॉइंट बना लिया, इधर एक पॉइंट बनाया, इधर एक पॉइंट बनाया और इधर एक पॉइंट बनाया। अभी तुम्हें क्या करने का है, जो भी हमने पॉइंट अभी बनाया हुआ है, ठीक है, उस सभी पॉइंट को जोड़ते हुए जाने का है। ये बन गया गाइस तुम्हारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। गाइस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आया है गाइस, ठीक है। हमारे पास स्केल नहीं है, पर आपके पास स्केल जरूर होगा, तो आप स्केल से बनाना गाइस, ठीक है। ये है गाइस तुम्हारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है कि अपवर्ड डायरेक्शन क्यों है, क्यों, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यही इधर लिखा गया है guys, ठीक है। इन द फिगर 4.2 जो हमने अभी ग्राफ बनाया, क्वांटिटी सप्लाई shown on x axis and price is shown on y axis. Supply curve is SS, slope downwards, slope upwards from left to right। ये जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोप करता है, और ये क्या इंडिकेट करता है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर। ये था गाइस ग्राफ हमारा। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल, जो तुम्हारा सबसे फेवरेट है गाइस, ठीक है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई शेड्यूल मतलब जो पूरा मार्केट के अंदर जितने भी सेलर है, वो सभी सेलर कितना अलग अलग क्वांटिटी में, कितना सॉरी अलग अलग प्राइस में कितना क्वांटिटी बेचेंगे, उन सभी का टोटल, वही है मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये भी एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। ये बताता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, अलग अलग कमोडिटी का क्वांटिटी विच ऑल सेलर ऑल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ऑल सेलर्स या तो प्रोड्यूसर्स दोनों भी आप लिख सकते हो वैसे, ठीक है, प्रिपेयर टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये एक टेबल का फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है, अलग अलग मतलब अलग अलग क्वांटिटीज, अलग 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 कमोडिटी का क्वांटिटीज जो सभी प्रोड्यूसर सभी सेलर रेडी है सेल करने के लिए अलग अलग प्राइस में और एक दिया हुआ टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। तो हम इसका भी एग्जांपल है गाइस, ठीक है। ये है प्राइस, ये है सेलर ए, ये है सेलर बी। आपको इस एग्जांपल से अच्छी से समझ में आएगा, ठीक है। जब प्राइस था 10 रुपये, तो सेलर ए ने 100 यूनिट्स सप्लाई किया और सेलर बी ने 20 यूनिट सप्लाई किया। जस्ट a minute, हाँ। और मार्केट सप्लाई मतलब ए प्लस बी, मार्केट सप्लाई शेड्यूल मतलब ए प्लस बी, वही होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। पूरा मार्केट में, पूरा मार्केट मतलब सभी सेलर मिलके कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं एक दिया हुआ प्राइस में, ठीक है। जो सेलर ए सप्लाई कर रहा है उसका एडिशन और जो सेलर बी सप्लाई कर रहा है उसका एडिशन, ये हुआ 300। इसका मतलब ये है इस प्राइस में पूरा मार्केट में 300 केजी का सप्लाई है, ठीक है। जो प्राइस हुआ 20 रुपये, तो सेलर ए 200 यूनिट्स सेल कर रहा है और सेलर बी 300 यूनिट सेल कर रहा है, और जो पूरा मार्केट मिलके कितना सप्लाई कर रहे हैं, 500 यूनिट। पूरा मार्केट मिलके, मार्केट क्या, पूरा मार्केट मिलके मतलब सभी सेलर मिलके 20 रुपये के प्राइस में 500 यूनिट्स सप्लाई कर रहे हैं। और जब प्राइस हुआ 30 रुपये, तो सेलर ए 300 यूनिट सप्लाई कर रहा है, सेलर बी 400 यूनिट सप्लाई कर रहा है, और पूरा मार्केट मिलके
700 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। और जब प्राइस हुआ 40 रुपये, तो पूरा CLL A 400 यूनिट सप्लाई कर रहा है, CLL B 500 यूनिट सप्लाई कर रहा है, और पूरा मार्केट मिलके 900 यूनिट सप्लाई कर रहा है। ये भी सेम है गाइस, जैसा प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसा क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट है गाइस तुम्हारा फेवरेट, मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? मार्केट सप्लाई कर्व क्या है? वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मार्केट सप्लाई शेड्यूल का। जो तुम्हारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल है उसी का, उसके अंदर जो भी नंबर्स है ना, वो हमने प्लॉट कर दिया है ग्राफ के अंदर। ठीक है, चलो गाइस हम हमेशा की तरह ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो जो तुम्हारा वाई एक्सेस है वो है प्राइस, वो जो तुम्हारा एक्स एक्सेस है वो है क्वांटिटी सप्लाइड इन केजीज। ये केजीज के अंडर है गाइस, ठीक है। जब प्राइस था 10 रुपये, जब प्राइस था 10 रुपये, तो मेरे गाइस जब प्राइस था 10 रुपये, तो पूरा मार्केट ने मिलके, जब प्राइस था 10 रुपये तो पूरा मार्केट ने मिलके 600 यूनिट सप्लाई किया। जब प्राइस था 20 रुपये, पूरा मार्केट ने मिलके 900 यूनिट सप्लाई किया। जब प्राइस था 30 रुपये, तो पूरा मार्केट मिलके 1200 यूनिट सप्लाई किया। और जब प्राइस हुआ 40 रुपये, तो पूरा मार्केट ने मिलके 1500 यूनिट डिमांड किया, 2 मिनट सप्लाई किया। सॉरी गाइस, इसके अलग अलग एग्जांपल होगा क्या? सॉरी गाइस, एग्जांपल में थोड़ा चेंज हो गया, सॉरी। तो ऐसे जो भी तुम्हारा टेक्स्ट बुक में अंदर सप्लाई शेड्यूल दिया गया है वही तुम ग्राफ में प्लॉट करना है। रिजल्ट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, सप्लाई शेड्यूल थोड़ा अलग बन गया, ठीक है। इसके अंदर भी अलग बन गया क्या? थोड़ा चेंज हो गया था इसके, ओके। तो जैसे कि मैंने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में बताया था, वैसे ही तुम्हें मार्केट सप्लाई कर्व में भी डिमांड का कर्व बना लेने का है। डिमांड का कर्व कैसे सॉरी, मार्केट सप्लाई कर्व कैसे बनाते हैं? एक्स एक्सेस से बनाया हुआ लाइन और वाई एक्सेस से बनाया हुआ लाइन, जब जिस पॉइंट पे दोनों टच करते हैं उधर आपको एक डॉट बनाने का, और सभी डॉट को आपको जोड़ते हुए जाने का है। नेक्स्ट है गाइस डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब किस किस वजह से सप्लाई बढ़ता है और किस किस वजह से सप्लाई घटता है, ठीक है। किसकी वजह से सप्लाई के अंदर चेंज होता है? सबसे पहले प्राइस, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है गाइस, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्यों? जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, जब प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घटता है। इसके एग्जांपल है, जब शुगर का प्राइस बढ़ जाता है तो फार्मर क्या करते हैं, ज़्यादा सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट ये था गाइस पहला डिटरमिनेंट प्राइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उस क्वांटिटी को बनाने के लिए मेरे को उस क्वांटिटी को प्रोडक्शन करने के लिए, उस क्वांटिटी को बनाने के लिए मेरे को कितना खर्चा लगा। अगर मुझे वो क्वांटिटी को बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा हुआ तो मैं कम सप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटी को बनाने के लिए मुझे ज़्यादा खर्चा लग रहा है। अगर मुझे वैसे ही चलता गया तो मेरा कंपनी लॉस में चला जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कम क्वांटिटी सप्लाई करूँगा। अगर कॉस्ट कम है तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब अगर वो यूनिट्स मुझे बनाने के लिए कम कॉस्ट लग रहा है तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगा। इसका एग्जांपल है, जब लेबर कॉस्ट बढ़ता है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है और सप्लाई भी कम हो जाता है। नेक्स्ट डिटरमिनेंट है गाइस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, ठीक है गाइस, थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ,
उस केस में इफिशिएंसी बढ़ जाता है। इफिशिएंसी बढ़ जाता है मतलब ज़्यादा हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। उसके वजह से सप्लाई भी है वो हम बढ़ जाता है। अगर नया मशीन आ गया कुछ बनाने के लिए तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, बेटर पावर, बेटर कम्युनिकेशन। इसकी वजह से क्या आता है, सप्लाई भी बढ़ता है। ठीक है, अगर सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा है तो हम सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे। इसके एग्जांपल है कोल्ड स्टोरेज। अगर हमें वेजिटेबल स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज है तो वेजिटेबल का सप्लाई बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल ना लोग इसके लिए ज़्यादा सप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर वेजिटेबल स्टोर करने के लिए हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने का मतलब ये है, अगर हमें अच्छा कोल्ड स्टोरेज मिल गया तो हम वेजिटेबल का सप्लाई भी बढ़ा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है तो इसको उसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी अनफेवरेबल है तो इसका वजह से सप्लाई घट सकता है। फेवरेबल और अनफेवरेबल मतलब ये है, फेवरेबल पॉलिसी मतलब जो हमारे हमारे अच्छा के लिए है, और अनफेवरेबल पॉलिसी मतलब जो हमारे अच्छे के लिए नहीं है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हें मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया तुम जो भी तुम कुछ बना रहे हो उसमें हम ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, तो ये अनफेवरेबल पॉलिसी हो गया। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा बोला जो भी गुड्स तुम बना रहे हो उसमें हम सब्सिडी देंगे, इसका वजह से हमें फ़ायदा हुआ है, ये है फेवरेबल पॉलिसी। नेक्स्ट है गाइस नेचुरल कंडीशन। ये एप्लीकेबल है एग्रीकल्चर गुड्स में। अगर अगर वेदर अच्छा है तो सप्लाई बढ़ता है। अगर वेदर खराब है सप्लाई भी घटता है। अगर ड्रॉट हुआ, ड्रॉट मतलब खेत वगैरह खराब हो गया, पानी नहीं है, तो इसके वजह से जो वीट का सप्लाई है वो घट सकता है। अगर पानी का फैसिलिटी अच्छा है, अगर ड्रॉट नहीं है, खेती बड़े अच्छे से सब एक तक टकाटक चल रहा है, तब वीट का सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। अगर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो अभी हम सप्लाई को कम करेंगे। क्यों? फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है ना, तो हम फ्यूचर में ज़्यादा सप्लाई करेंगे। ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो ज़्यादा प्राइस में हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ सकता है ना। तो इसकी वजह से सेलर क्या करते हैं, स्टॉक को होल्ड करते हैं, स्टॉक को होल्ड करते हैं। और जब सेलर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो सेलर अभी सप्लाई को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि इस ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे तो प्रॉफिट भी हमें ज़्यादा मिलेगा ना। तो अगर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस उसका कम होने वाला है तो मैं अभी उसका सप्लाई ज़्यादा करूँगा। ठीक है ना गाइस? तो नेक्स्ट फैक्टर है अदर फैक्टर, जो कि सबसे तुम्हें इजी लगता है। स्ट्राइक्स, वॉर, एक्सपोर्ट पॉलिसी कैन अफेक्ट सप्लाई। अगर कुछ स्ट्राइक हो गया, अगर लेबर लोग जो भी कमोडिटी वगैरह बना रहे हैं, अगर लेबर लोगों ने स्ट्राइक किया तो सप्लाई घट सकता है। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर। अगर कुछ वॉर वगैरह हो गया तो उस कंट्री से कुछ सामान वगैरह नहीं आ सकता, तो इसके वजह से सप्लाई घट सकता है। उसके बाद एक्सपोर्ट पॉलिसी, अगर अगर उस कंट्री ने एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया तो वो कंट्री एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमारा कंट्री में जो सप्लाई है वो कम हो सकता है। ये था गाइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। पहला डिटर्मिनेंट है प्राइस, दूसरा डिटर्मिनेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा है टेक्नोलॉजी, चौथा फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर, पांचवा है गवर्नमेंट पॉलिसी, और सिक्स पॉइंट है नेचुरल कंडीशन जो कि एप्लीकेबल है एग्रीकल्चर गुड्स के अंडर, और सेवन पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, और आठवां पॉइंट है अदर फैक्टर्स। नेक्स्ट है गाइस लॉ ऑफ सप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है गाइस। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो दिया गया है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने, जिन्होंने डिमांड भी दिया है, और लॉ ऑफ डिमांड भी दिया है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी भी दिया है।
और ये लॉ ऑफ सप्लाई उन्होंने दिया है एक बुक के अंदर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसी बुक के अंदर तुम्हें लॉ ऑफ डिमांड भी देखने के लिए मिलेगा और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी भी देखने के लिए मिलेगा। वो बुक्स पब्लिश हुआ है इन द ईयर 1980। और ये क्या एक्सप्लेन करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ये हमें एक्सप्लेन करता है एक रिलेशनशिप बिटवीन जो कि फंक्शनल है, ठीक है, वैसा रिलेशनशिप जो कि फंक्शनल है, मतलब जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। किस बीच के रिलेशन? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर। तो हम अभी लॉ ऑफ सप्लाई का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई बोलना क्या चाहता है? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग बीइंग्स इक्वल, बाकी सब जो चीज़ें हैं वो सब इक्वल है। उसमें कुछ बाकी जो जो हमने डिटरमिनेंट्स पढ़ा था, बाकी सब डिटरमिनेंट्स इक्वल है, बाकी सब डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई चेंज नहीं है। जब जब प्राइस एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, ठीक है, हम ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेंगे जिसका वजह से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता है। और जब उस कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, फॉल हो जाता है, तो उस केस में हम क्वांटिटी सप्लाई भी कम कर देंगे। अदर थिंग बीइंग्स इक्वल, बाकी जो फैक्टर्स वगैरह है उसके अंदर कुछ चेंज नहीं है। जब प्राइस एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी हम बढ़ जाएगा। अगर प्राइस घट जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी घट जाएगा। नेक्स्ट है गाइस, इट शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। लॉ ऑफ सप्लाई ना शो करता है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के अंदर। इन सिंपल वर्ड, when price increases, seller wants to sell more to earn more profit। यही था इस रीजन जो मैंने पहले नहीं बोला था। जब प्राइस बढ़ता है, सेलर ज़्यादा यूनिट्स बेचेगा। क्यों वो ज़्यादा यूनिट्स बेचेगा? गाइस क्योंकि उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। प्रॉफिट के तो वो बिजनेस चला रहा है। और जब प्राइस घट जाएगा तो सप्लाई भी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट भी तब उसे कम मिलने लगेगा। ठीक है, यह था गाइस लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई फिर से बोलता हूँ मैं, आप भी मेरे साथ बोलना। अदर थिंग बीइंग्स इक्वल, अदर थिंग बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस राइजेस quantity supply also rises, when price falls quantity supply also falls। ये हो गया गाइस तुम्हारा पहला पॉइंट कंप्लीट होगा। और दूसरा पॉइंट, इट शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। क्या बोलो? हमारे साथ में बोलो। इट शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। और नेक्स्ट है इन सिंपल वर्ड, प्राइस इंक्रीजेस, सेलर वांट्स टू सेल मोर टू अर्न मोर प्रॉफिट। किसके लिए वो ज़्यादा बेचेगा? क्योंकि उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसके लिए वो ज़्यादा बेचेगा। और जब प्राइस कम हो जाएगा और सप्लाई भी कम हो जाएगा। क्यों? क्यों सप्लाई कम होगा? क्योंकि उसको प्रॉफिट भी कम होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एजम्पशन, जो हमने पढ़ा था ना, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब हम कुछ ना कुछ एज्यूम करते जाएंगे। क्या क्या हम एज्यूम करते हैं गाइस? आप मेरे साथ बोलना, ठीक है, मेरे साथ बोल के इमीजिएटली आप भी क्या अभी तुरंत याद हो जाएगा। जो हमने डिटरमिनेंट्स में पढ़ा था वही आपको इधर चिपका देने का है। किसके साथ चिपका देने का? रिमेन्स कांस्टेंट। सबसे पहला पॉइंट, कॉस्ट प्राइस को छोड़ के जो भी तुम्हारा डिटरमिनेंट दिखा वो सबको इधर चिपका देने का। वो लास्ट में लिखने का रिमेन्स कांस्टेंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कुछ चेंज नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, कांस्टेंट है गाइस। जब प्राइस बढ़ता घटता है उस केस में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, टेक्नोलॉजी रिमेन सेम। टेक्नोलॉजी है वो भी सेम होना चाहिए। जब प्राइस 100 रुपये था तो उस केस में भी टेक्नोलॉजी सेम ही होना चाहिए। और जब प्राइस 50, 200, 500 वो हुआ तो उस केस में भी टेक्नोलॉजी सेम ही होना चाहिए। क्यों? अगर इसमें कुछ चेंज आया तो सप्लाई भी घट सकता है ना, कि बिना प्राइस में चेंज हुए सप्लाई भी मतलब चेंज हो सकता है ना, कि इसके लिए हम ये एज्यूम करते ही चलेंगे। नेक्स्ट है गाइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जो उसका सब्सिडेड गुड्स और रेटेड गुड्स है ना गाइस, उसका जो प्राइस है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है।
और नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज। जो एग्रीकल्चर गुड्स के लिए ना गाइस, उस केस में नेचर का जो कंडीशन है वो उस कंडीशन में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। वेदर बारिश में अगर बारिश हो रहा, अगर प्राइस 100 रुपये था तब बारिश हो रहा था, और अगर प्राइस 500 है तभी भी बारिश ही होना चाहिए। उस केस में हम वो भी एज्यूम करते हैं कि नेचुरल कंडीशन में भी कुछ चेंज नहीं आया होगा। उसके बाद नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर भी कुछ चेंज नहीं आया है। और नो चेंज इन गोल्स ऑफ फर्म फर्म का एक ही गोल होना चाहिए। क्या गोल है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो जाए, हमें प्रॉफिट कमाना मतलब कमाना ही है। ठीक है, अगर फर्म का गोल चेंज हो गया, मुझे प्रॉफिट नहीं करने का, मुझे समाज सेवा करने का है, तो उस केस में सप्लाई भी चेंज हो सकता है। तो इस केस में हमें देखना का फर्म का जो गोल है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस लॉ ऑफ सप्लाई का डायग्राम एंड शेड्यूल। डायग्राम और शेड्यूल के लिए तुम ड्रॉ करना जो हमने ऊपर बढ़ता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है ना गाइस, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही तुम्हें सप्लाई के केस में भी ड्रॉ करने का, लॉ ऑफ सप्लाई के केस में भी ड्रॉ करने का है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन कैसे हो सकता है? हर ऐसे एक्सेप्शन हो सकता है। उस एक्सेप्शन के केस में क्या हो सकता है, जब प्राइस घट रहा है तो हम ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं, और जब प्राइस बढ़ रहा है तो हम कम सप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट पहला पॉइंट है एग्रीकल्चर गुड्स। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उनका सप्लाई डिपेंडेंट है, लार्जली डिपेंडेंट ऑन नेचर एंड क्लाइमेट कंडीशन। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनका सप्लाई लार्जली डिपेंडेंट है नेचर और क्लाइमेट के कंडीशन rather देन प्राइस। ठीक है, सप्लाई है ना गाइस, नेचुरल कंडीशन में और क्लाइमेट कंडीशन में डिपेंडेंट है rather than price. Even if price rises, supply cannot be increased due to nature and climate condition. जो एग्रीकल्चर का गुड्स है ना गाइस, वो प्राइस से ज़्यादा नेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर प्राइस बढ़ भी जाए, अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं है, हमने प्रोडक्शन ही नहीं किया, तो उस केस में सप्लाई घट भी सकता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस पेरिशेबल गुड्स लाइक fruits, vegetables, milk, etc. have very short shelf life. शेल्फ लाइफ मतलब लाइफ, उस प्रोडक्ट का लाइफ कितना है, तो उस प्रोडक्ट का लाइफ बहुत कम होता है। तो सेलर क्या करता है, सेल मोर क्वांटिटीज इन लोअर प्राइस टू अवॉइड लॉसेस। अगर सेलर ने कम, अगर प्राइस कम है, उस प्रोडक्ट का प्राइस कम है, तो सेलर क्या करता है, उसी प्राइस में से बेच देता है। क्यों? क्योंकि उसे लॉस नहीं होना। अगर वो प्रोडक्ट खराब हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल खराब हो गया, तो उसको लॉस होगा। उसके इसमें उसमें उसके लिए वो क्या करता है, अगर प्राइस कम भी हो तो वो कम प्राइस में बेच देता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है गाइस रेयर गुड्स। द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स लाइक एंटिक आइटम्स, ओरिजिनल पेंटिंग्स, रेयर कॉइन्स cannot be increased even if price rises. जो एंटिक गुड्स वगैरह होते हैं ना गाइस, रेयर गुड्स जो मिलना इतना इजी नहीं है, उनका सप्लाई फिक्स्ड होता है गाइस। उनका सप्लाई में मतलब कुछ भी चेंज नहीं आता। अगर प्राइस बढ़ गए तो भी हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो यूनिक है और हैव लिमिटेड और नो रिप्रोडक्टिबिलिटी। जो पेंटिंग है, जो मोनालिसा का पेंटिंग वगैरह हो गया, कोहिनूर का डायमंड वगैरह हो गया, वो रेयर है गाइस। ठीक है, एंटिक पीसेस वगैरह है, उसका सप्लाई हम कुछ भी हो जाए वो बढ़ा नहीं सकते। क्यों? वो लिमिटेड है, उसे हम दोबारा से बना नहीं सकते। आप वो इसके अंडर भी और एक एक्सेप्शन आ सकता है कि डुप्लीकेट मार्क्स। ठीक है, वो आप इग्नोर ही करना अभी के लिए, एग्जाम में तुम ये नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट है लेबल सप्लाई। गाइस ये टेक्स्ट बुक में थोड़ा ज़्यादा ही मतलब लंबा एक्सप्लेनेशन दिया, पर मैं आपको सिंपल वर्ड में इधर बताऊंगा।
इन सर्टेन केसेस पर्टिकुलरली आफ्टर सर्टेन वेज लेवल मतलब मैं इतना वेजेस दे रहा था, उस वेज लेवल के बाद सप्लाई ऑफ लेबल फॉल इवन वेजेस इंक्रीजेस। इसका मतलब ये होना चाहिए, जब जब हम सप्लाई जब हम लेबर को ज़्यादा वेजेस ऑफर करेंगे तो वो लेबर्स ज़्यादा घंटे के लिए काम भी करना चाहिए। तो इस केस में एक एक्सेप्शन आ सकता है सब लेबर के केस में। जब अ, जब हम वेजेस बढ़ाएंगे तो जो वर्कर लोग हैं वो ज़्यादा काम करना चाहिए, पर उस केस में एक सर्टेन लिमिट के बाद ना जो वर्कर है वो कितना भी तुम ज़्यादा वेजेस पे कर दो वो काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि गाइस वो प्रीफर करेंगे, वो मतलब चुनेंगे लेजर लेजर मतलब आराम करना वो प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि गाइस अब कितना भी वेजेस बढ़ा दो वो एक टाइम पीरियड एक बोला हुआ लिमिट तक ही वो काम कर पाएंगे, उसके बाद वो थक जाएंगे। उसके लिए वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आराम ही चाहिए, मुझे एडिशनली कुछ इनकम वगैरह नहीं चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मैं इतना ही काम कर पाऊंगा। ये शो करता है बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर। नेक्स्ट एक्सेप्शन है अर्जेंट नीड फॉर कैश। अगर सेरल को जल्दी से जल्दी कैश चाहिए तो वो क्या करता है, सेलर ना वो प्रोडक्ट ना बिलो मार्केट प्राइस में भी सेल कर सकता है। ठीक है, अगर सेलर को कैश चाहिए तो वो कम भाव में भी, कम प्राइस में भी वो सप्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे कैश अभी के अभी चाहिए। और इसके अंदर डिमांड का भी एक रोल आ जाता है। अगर वो अ, कम प्राइस में सेल करेगा तो उस प्रोडक्ट का कम है, प्राइस भी कम है, तो उस केस में उस प्रोडक्ट का डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगा, तो उसे पैसे भी, उसको कैश भी तुरंत मिल जाएगा। ये था गैस एक लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन। तो हम दोबारा बोलते हैं मेरे साथ। तो पहला है एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स का जो सप्लाई है वो डिपेंडेंट है नेचर कंडीशन और क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर, ना कि प्राइस में। नेक्स्ट है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब वो गुड्स जिसका लाइफ मतलब बहुत ही कम होता है। सेलर क्या करते हैं, खराब नहीं होना चाहिए, इसके लिए कम भाव में भी सेल कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लॉस नहीं होना है। नेक्स्ट है गाइस एक्सेप्शन, नेक्स्ट है रेयर गुड्स। रेयर गुड्स ना गाइस यूनिक है और उनका क्वांटिटी भी लिमिटेड होता है। ठीक है, वो दोबारा से हम बना नहीं सकते हैं, तो उसका सप्लाई हम जितना प्राइस बढ़ जाए घट जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता उस एंटिक गुड्स को, वो गुड्स का सप्लाई सेम ही होता है। नेक्स्ट है गाइस लेबल का सप्लाई। ठीक है, एक स्पेसिफिक वेज लेवल के बाद, जो स्पेसिफिक वेजेस के बाद जो वर्कर लोग वगैरह है, वो वर्कर लोग ना आराम करना प्रिफर करेंगे ज़्यादा वेजेस के बजाय। नेक्स्ट है गाइस अर्जेंट नीड फॉर कैश। अर्जेंट नीड फॉर कैश मतलब सेलर को जब उसे कैश चाहिए, तुरंत उसे कैश चाहिए अर्जेंटली, तो वो क्या करेगा, जो गुड्स वगैरह है उसके पास, जो भी गुड्स वगैरह है वो कम भाव में बिलो मार्केट प्राइस मतलब जितना उसका मार्केट का प्राइस है उससे कम में भी वो बेच सकता है। ये था गाइस एक्सेप्शंस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेरिएशन इन सप्लाई। वेरिएशन इन सप्लाई क्या होता है? Variation in supply refers to change in quantity supplied of a commodity due to change in its own price, while all other factors remain constant. जब क्वांटिटी सप्लाई के अंदर चेंज आता है, क्वांटिटी सप्लाई के अंदर चेंज आना मतलब क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है, क्वांटिटी सप्लाई घटता है, और वो चेंज किसके वजह से आया है? प्राइस के चेंज होने की वजह से। ठीक है, और जो बाकी फैक्टर सब है वो सब कांस्टेंट है, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, इसे बोलते हैं वेरिएशन इन सप्लाई। जब सप्लाई बढ़ता बढ़ता और घटता है, किसकी वजह से बढ़ता और घटता है? प्राइस चेंज होने की वजह से। और जो बाकी सब फैक्टर्स है उसके अंदर कुछ चेंज नहीं है, इसे हम बोलते हैं वेरिएशन इन सप्लाई। और इसको हम और एक वर्ड से बुलाते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई करो। ये हम क्यों बुलाते हैं?
इसका आंसर आपको अभी के अभी पता चल जाएगा। इसके वेरिएशन इन सप्लाई के अंदर दो पार्ट्स है, एक है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई मतलब expansion of supply when quantity supplied increases due to rise in the price of commodity। जब एक क्वांटिटी का जब एक कमोडिटी का क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता है, इंक्रीज होता है, किसके वजह से इंक्रीज होता है? प्राइस बढ़ने के वजह से। और प्राइस किस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है? उसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। और एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई की वजह से अपवर्ड मूवमेंट होता है अलोंग द सेम सप्लाई कर है ना गाइस, सेम ही होता है, बस सप्लाई कर पहले नीचे था, अभी सप्लाई कर ऊपर जाता है। ये हम ग्राफ में बना के देखते हैं गाइस, ठीक है। ग्राफ में मैं पहले की तरह मतलब बहुत ही बेसिक से नहीं एक्सप्लेन करूँगा, सिंपल में एक्सप्लेन करूँगा। ये है वाई एक्सेस प्राइस, ये है एक्स एक्सेस क्वांटिटी सप्लाइड। पहले प्राइस इधर था गैस, ठीक है, पहले मैं इतना प्राइस में इतना क्वांटिटी सप्लाई करता था, अभी प्राइस बढ़ गया तो प्राइस इधर है, प्राइस इतना हो गया। इस प्राइस में मैं इतना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा हूँ, तो पहले ये था सप्लाई कर, पहले सप्लाई कर इधर था, अभी सप्लाई कर इधर हो गया है, तो सप्लाई कर इधर उधर नहीं गया, बस सप्लाई कर ऊपर चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है गैस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ये पढ़ के आपको थोड़ा डिमांड ऑफ सॉरी सप्लाई ऑफ क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड याद आ रहा होगा, ठीक है। हाँ गाइस, याद आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई मतलब क्वांटिटी सप्लाई व्हेन क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जब एक कमोडिटी का क्वांटिटी सप्लाई घटता है, कम हो जाता है, किसके वजह से कम हो जाता है? प्राइस कम होने की वजह से, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई की वजह से सप्लाई कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है। सप्लाई कर्व वही होता है, पर सप्लाई कर्व में सप्लाई कर्व थोड़ा ऊपर चला जाता है। सेम गाइस, सेम वैसे ही मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले प्राइस इतना था तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, अब प्राइस घट गया, प्राइस अभी इतना है तो मैं इतना क्वांटिटी सप्लाई करूँगा। पहले सप्लाई कर इधर था, अभी सप्लाई कर इधर आ चुका है, ठीक है। आपको पूरा का पूरा लाइन ऐसे ही ड्रॉ करने का है, ठीक है। सप्लाई कर में कुछ चेंज नहीं आएगा, बस ऐसा आपको बनाने का है। नेक्स्ट है गाइस चेंजेस इन सप्लाई। चेंजेस इन सप्लाई मतलब जब सप्लाई के अंदर चेंज आता है, जब सप्लाई के अंदर चेंज आता है, क्यों चेंज आता है, सॉरी, हाँ, जब सप्लाई बढ़ता और घटता है, एक कमोडिटी का सप्लाई बढ़ता और घटता है, किसकी वजह से बढ़ता और घटता है? अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जो बाकी फैक्टर्स है उसके वजह से अगर सप्लाई बढ़ता और घटता है, तो प्राइस को छोड़ के जो बाकी फैक्टर्स है उसके वजह से प्राइस घटता और बढ़ता है, इनफैक्ट सप्लाई में चेंज आता है, तो उसे हम बोलते हैं चेंजेस इन सप्लाई। इसके अंदर भी दो पार्ट्स है, एक है इंक्रीज इन सप्लाई और एक है डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस, किसके वजह से सप्लाई इंक्रीज होता है? फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स, ठीक है। जब सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई किसके वजह से बढ़ता है? फेवरेबल चेंजेस, जो बाकी फैक्टर्स है उसके अंदर फेवरेबल चेंजेस आ गया, तो उसके वजह से अगर हमारा सप्लाई बढ़ रहा है तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। और उस केस में प्राइस कांस्टेंट होता है गैस, प्राइस के अंदर कुछ चेंज नहीं आता है। और इस केस में जो सप्लाई का कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड ऑफ ओरिजिनल। पहले ओरिजिनल में इस जगह पे था, अभी वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। ये भी मैं डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा गाइस, ठीक है, नो नीड टू वरी। तो पहले इतना प्राइस में मैं इतना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, अभी प्राइस के अंदर तक कुछ चेंज नहीं आया, पर अदर फैक्टर की वजह से चेंज क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ गया, तो क्वांटिटी सप्लाई इधर आ चुका है, प्राइस तो सेम है। तो इस केस में क्या होगा? पहले यह था सप्लाई कर,
पहले ये था सप्लाई कर्व, अभी सप्लाई कर्व हो चुका है इस तरफ, तो सप्लाई कर्व पहले इधर था, अभी सप्लाई कर्व हो चुका है राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है, इसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई, नाम से पता चल रहा होगा सप्लाई घट रहा है। जब सप्लाई कम होता है, किसकी वजह से कम होता है, अनफेवरेबल चेंजेस इन अनफेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स। जब अदर बाकी फैक्टर्स में प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर में अनफेवरेबल चेंज हो गया, तो उस केस में उसके वजह से अगर सप्लाई घट रहा है तो उसे हम बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। और इस केस के अंदर भी प्राइस कांस्टेंट होता है, और इस केस में जो सप्लाई का कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, पहले वो इस जगह पे था, अभी वो जिधर भी वो सप्लाई कर्व है वो अभी शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो ये भी हम डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है, नो नीड टू टेक टेंशन। तो पहले ये था प्राइस, मैं इस प्राइस में इतना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अभी प्राइस अब पहले ये था सप्लाई कर, अभी इस प्राइस में मैं इतना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले सप्लाई कर इधर था, अभी सप्लाई कर इधर आ चुका है, इसे हम क्या बोलते, डिक्रीज इन सप्लाई। तो नेक्स्ट हम थोड़ा कॉस्टिंग के कंसेप्ट की तरफ थोड़ा बढ़ने वाले हैं, ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट के कंसेप्ट को पढ़ने से पहले, कॉस्ट मतलब क्या है गाइस, कॉस्ट मतलब होता क्या है, कॉस्ट मतलब क्या है, कॉस्ट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द फर्म ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए एक फर्म को कितना खर्चा लगा, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट मतलब मैंने गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए कितना खर्चा, कितना एक्सपेंसेस किया, कितना एक्सपेंडिचर किया, उस सभी एक्सपेंडिचर का टोटल, उसको ही हम बोलते हैं कॉस्ट। और ये कॉस्ट इंक्लूड करता ऑल पेमेंट्स मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट्स यूज्ड। जो भी मैं पेमेंट करूँगा, जो भी मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किया, उस सभी को मैं जो पेमेंट करूँगा वो भी कॉस्ट के अंडर इंक्लूड होता है। और जो मैं इनपुट वगैरह इस्तेमाल किया, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है, जो मैंने रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो मैंने एक्सपेंसेस किया है, उसे ही हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इनपुट। कॉस्ट के अंदर मेन कंसेप्ट क्या क्या आता है, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कांस्टेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। अगर फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट, अगर मैंने 5 यूनिट प्रोड्यूस किया तो भी मेरा कॉस्ट 100 रुपये है। अगर मैंने 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया तो भी मेरा कॉस्ट है 100 रुपये। तो उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जो 100 रुपये है ना गाइस, वो है फिक्स्ड कॉस्ट। इसके एग्जाम्पल है रेंट गाइस। इसके एग्जाम्पल में क्या रहता हूँ, हमारा कोचिंग क्लास है, ठीक है, अगर हमारा कोचिंग क्लास में बिल्डिंग वगैरह है तो बिल्डिंग के लिए रेंट वगैरह है, बिल्डिंग का रेंट क्या है, 10,000। तो अगर उस क्लास में एक स्टूडेंट आया तो भी हमें 10,000 रेंट पे करना पड़ेगा। अगर उस क्लास में 100 स्टूडेंट आए फिर भी मुझे रेंट 10,000 पे करना पड़ेगा। तो ये 10,000 है ना गाइस, वही है फिक्स्ड कॉस्ट। और इसको और एक एग्जांपल है सैलरीज, जो हमारे जो कंप्यूटर का सेटअप वगैरह करते हैं, ठीक है, टेक्निकल पर्सन, उनको भी सैलरी फिक्स्ड है। अगर एक बच्चा आए 100 बच्चा आए, उनका सैलरी फिक्स्ड होता है। उसके बाद इंश्योरेंस, जो बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, जो लैपटॉप वगैरह का इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, उस वो भी इंश्योरेंस का, जो वो भी इंश्योरेंस फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आता है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब मुझे एक यूनिट बनाने के लिए 50 रुपये खर्च आया और दूसरा यूनिट बनाने के लिए भी 50 रुपये खर्च आया। जो 50 रुपये है वो है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो चेंज होता है लेवल ऑफ आउटपुट के वजह से। अगर मैंने 50 यूनिट बनाया तो मेरा खर्चा आया 50,000 रुपये। अगर मैंने 100 यूनिट बनाया तो मेरा खर्चा लगेगा 1 लाख रुपए। इसके एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल। एक यूनिट रॉ मटेरियल बनाने के लिए मुझे 100 रुपये का खर्चा लगता है। अगर मैंने 50 यूनिट प्रोड्यूस किया तो मुझे 50,000 का रॉ मटेरियल लगेगा। अगर मैंने 100 यूनिट बनाए तो मुझे 1 लाख का रॉ मटेरियल लगेगा, सॉरी 10,000 का रॉ मटेरियल लगेगा। नेक्स्ट है गाइस वेजेस, ठीक है, वेजेस।
ठीक है। वेजेस मतलब जितना तुम वेजेस और सैलरी में एक फ़र्क है। वे सैलरी है ना गाइस, हम ना वो कितना भी काम करे तो सैलरी हम फिक्स देते हैं। कितना भी काम करे हम इतना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैलरी दे देते हैं। वेजेस मतलब ऐसा होता है, वो कितना यूनिट्स बनाएगा। अगर ज़्यादा यूनिट्स बनाया तो हम ज़्यादा वेजेस देंगे, ज़्यादा पैसा पे करेंगे। अगर उसने कम यूनिट्स बनाया तो कम हम वेजेस पे करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्शन किया, ज़्यादा हमने आउटपुट बनाया, उस केस में हमारा जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी ज़्यादा हुआ होगा। उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो सकता है गैस। ठीक है, ये था गैस फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है गैस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों के एडिशन को क्या क्या बोलते हैं हम? टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब एवरेज कॉस्ट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट का, एक आउटपुट का प्राइस क्या है उसे बोलते हैं हम एवरेज कॉस्ट। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। एक यूनिट, एक आउटपुट को बनाने के लिए मुझे कितना कॉस्ट लगा है, इसका फॉर्मूला है गाइस टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब मुझे एडिशनल कॉस्ट कितना लगा इन प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। मुझे एडिशनल कितना कॉस्ट लगा एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। इसका फॉर्मूला है गाइस चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ठीक है। कैसे इसको न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा, इसके लिए मैं न्यूमेरिकल वगैरह नहीं ले रहा हूँ। बस ठीक है, आपको थ्योरी लिख के आना है अगर ये पूछा तो। मार्जिनल कॉस्ट मतलब पहले मैंने एक यूनिट प्रोड्यूस किया, उसको मुझे बनाने के लिए कॉस्ट लगा था 100 रुपये। अभी मुझे दूसरा यूनिट प्रोड्यूस करना है, दूसरा यूनिट में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। उस दूसरे यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को कॉस्ट कितना लगा? 120। जो जो 20 रुपये मुझे एक्स्ट्रा लगा दूसरा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसे कैसे निकाला जाता है? चेंज इन टीसी, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया और चेंज इन आउटपुट। नेक्स्ट है गाइस रेवेन्यू कंसेप्ट। रेवेन्यू कंसेप्ट पढ़ने से पहले हमें पहले पढ़ना होगा रेवेन्यू मतलब क्या होता है। रेवेन्यू मतलब इनकम रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम सेल ऑफ और इट्स आउटपुट। मुझे वो आउटपुट बेच के कितना पाया, कितना इनकम हुआ, उसे बोलते हैं रेवेन्यू। इट इज़ अ मनी अर्नड थ्रू बिजनेस एक्टिविटी। रेवेन्यू का मतलब सिंपल है गाइस, सेल सेल वो जो आउटपुट मैंने बनाया, उस आउटपुट को बनाने के बाद जो मैंने उस आउटपुट को बेचा, उस बेचने से मुझे कितना इनकम आया, कितना पैसा आया है, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू कंसेप्ट। रेवेन्यू कंसेप्ट के अंडर आता है टोटल रेवेन्यू, उसके बाद एवरेज रेवेन्यू, उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू। वैसे चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है गाइस। ठीक है, हम इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। ठीक है, टोटल मुझे जितना भी यूनिट्स मैंने बेचा, उस सभी यूनिट्स बेच के मुझे कितना पैसा मिला, उसे बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। इसका फॉर्मूला है प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, मैंने 100 क्वांटिटी सोल्ड किया, तो उस 100 क्वांटिटी बेच के मुझे कितना पैसा मिला, इसको ही बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एक यूनिट बेचने के बदले में मुझे कितना पैसा मिला, एक यूनिट बेचने के बदले में मुझे कितना पैसा मिला, उसको ही हम बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। इट इज कैलकुलेटेड बाय टोटल रेवेन्यू बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, और इसका फॉर्मूला है टी एल मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। नेक्स्ट है गाइस मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एडिशनल रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग वन मोर यूनिट। मुझे एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के कितना रेवेन्यू मिला, कितना एडिशनल रेवेन्यू मिला। फॉर एग्जांपल पहले मैंने एक यूनिट को बेचा, उसे उसे बेच के मुझे 100 रुपये का रेवेन्यू मिला। और मैंने दूसरा यूनिट बेचा और उसे बेच के मुझे 120 का रेवेन्यू मिला। तो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा मुझे मिला ना,
उसे बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एडिशनल यूनिट बेच के, एक एडिशनल यूनिट बेच के मुझे एडिशनली कितना रेवेन्यू हुआ है उसे बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये था गाइस इस चैप्टर का रिवीजन वीडियो। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन सॉल्विंग का वीडियो है ये इसी वीडियो के तुरंत आने वाला है। तो मिलते हैं गाइस हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।